क्या कभी ऐसा लगा है कि किसी रिश्ते की जो चमक दमक बाहर दिखती है उसके पीछे कितना अंधेरा हो सकता है? 2014 की फिल्म गॉन गर्ल कुछ ऐसा ही सवाल उठाती है, मतलब सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, डेविड फिंचर की ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर निक और एमी डन, उनके बिगड़ते रिश्ते और फिर एमी का अचानक गायब हो जाना। बिल्कुल। और फिल्म की शुरुआत ही उस एक लाइन से होती है जो दिमाग में अटक जाती है, निक डन का वॉइस ओवर। हाँ। जब मैं अपनी पत्नी के बारे में सोचता हूँ तो हमेशा उसके सिर के बारे में सोचता हूँ। ये लाइन न सिर्फ मिस्टीरियस है बल्कि आगे जो मनोवैज्ञानिक खेल चलने वाला है उसकी टोन सेट कर देती है। सही कहा। तो आज हम इसी फिल्म की परतों को जरा खोल कर देखेंगे। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम कहानी के ट्विस्ट्स, धोखे की परतें, मीडिया कैसे सच्चाई को मैनिपुलेट कर सकता है। हाँ, मैनिपुलेट कर सकता है, और कैसे शादी भी कई बार एक तरह का दिखावा या परफॉर्मेंस बन जाती है, इन सब पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल। कहानी शुरू होती है निक और एमी की शादी की 5वीं सालगिरह से। निक घर आता है और देखता है कि एमी है ही नहीं, गायब। और घर की हालत? हाँ, घर में जैसे कोई लड़ाई हुई हो, टूटी हुई कांच की मेज है, जमीन पर खून के निशान हैं हल्के से, जैसे किसी ने साफ करने की कोशिश की हो। यहीं से शक का माहौल बनना शुरू होता है। पुलिस आती है, जाहिर है, डिटेक्टिव रोंडा बोनी। वो जांच शुरू करती हैं, लेकिन शुरू से ही कुछ अजीब सा लगता है निक के बारे में, है ना? उसका रवैया। हाँ, ये बहुत अहम पॉइंट है। एक पति जिसकी पत्नी गायब है, उसमें वैसी घबराहट, वैसी बेचैनी नहीं दिखती जैसी शायद लोग उम्मीद करते हैं। बिल्कुल। उसका वो शांत सा, लगभग कह सकते हैं थोड़ा अलग थलग सा रवैया डिटेक्टिव बोनी को तुरंत खटका, और यहीं से धारणा का खेल शुरू होता है कि वो सही तरीके से दुख नहीं दिखा रहा। एग्जैक्टली। इसलिए वो संदिग्ध है। समाज ने दुख जताने के भी अपने पैमाने बना रखे हैं ना। सही बात है। और इस धारणा के खेल को और हवा कौन देता है? मीडिया। हाँ, मीडिया। एमी कोई आम महिला नहीं है, वो है अमेजिंग एमी। बच्चों की किताबों वाली हीरोइन। हाँ, जिसकी एक परफेक्ट इमेज उसके माता पिता ने बनाई है। तो एक तरफ है ये प्यारी सी बेचारी विक्टिम अमेजिंग एमी की छवि, और दूसरी तरफ है निक की छवि, जो धीरे धीरे एक लापरवाह, शायद बेवफा और संदिग्ध पति की बनती जा रही है। और ये मीडिया मैनिपुलेशन का एक क्लासिक केस है। कहानी अब सिर्फ तथ्यों पर नहीं है, बल्कि इस पर है कि कौन ज्यादा हमदर्दी खींच पाता है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली फोटो याद है? अरे हाँ, वो बदनाम फोटो, एमी के लापता पोस्टर के पास खड़े होके निक की वो अजीब सी मुस्कान। हाँ, वो वायरल हो गई और बस निक जनता की नजरों में विलेन बन गया। एक छोटी सी चीज कैसे पूरी कहानी बदल देती है। ये दिखाता है कि मीडिया नैरेटिव कैसे काम करता है। एक पल, एक तस्वीर और उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट कायम। लोगों को एक विलेन चाहिए और निक उस फ्रेम में एकदम फिट बैठता दिखता है। और इसी बीच जांच में निक के खिलाफ सबूत भी तो मिलने लगते हैं। जैसे कि एमी की डायरी। अच्छा हाँ, डायरी। फ्लैशबैक में हम देखते हैं उनके रिश्ते की शुरुआत, न्यूयॉर्क में मिलना, प्यार होना। शुरू में सब परफेक्ट लगता है। बिल्कुल। लेकिन फिर नौकरी चली जाना, मिजोरी आना, निक की माँ की बीमारी, और फिर डायरी के पन्ने धीरे धीरे एमी का अकेलापन दिखाने लगते हैं, निक का गुस्सा, यहाँ तक कि हिंसा के संकेत भी। लेकिन यहाँ 1 मिनट रुकना जरूरी है। क्या ये डायरी एमी का सच है या सच बनाने का एक जरिया? अच्छा पॉइंट है। क्योंकि ये डायरी निक को एक खतरनाक पति के तौर पर दिखाती है। इससे उस पर शक और गहरा होता है। तो सवाल ये है, क्या ये वाकई एमी की भावनाएं हैं या कहानी को मोड़ने के लिए लिखा गया एक हथियार? सोचने वाली बात है। और फिर दूसरे सबूत भी तो थे। निक के नाम पर वो अजीब क्रेडिट कार्ड के खर्चे। हाँ, जिनके बारे में निक कहता है उसे पता ही नहीं। रसोई में एमी के खून के निशान जो साफ किए गए थे, लेकिन ल्यूमिनॉल टेस्ट से पता चल गए। और वो प्रेगनेंसी टेस्ट, पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट, जिसके बारे में निक कहता है उसे कोई अंदाजा नहीं था। हर चीज निक को और फंसाती जा रही थी। बिल्कुल। और जब उसके अफेयर का खुलासा होता है अपनी स्टूडेंट एंडी हार्डी के साथ, तब तो जैसे पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है लोगों के लिए। मकसद साफ दिखने लगता है। हाँ, कि बेवफा पति ने शायद गर्भवती पत्नी से छुटकारा पाने की कोशिश की। निक के लिए जैसे सारे रास्ते बंद होते दिखते हैं। इसीलिए फिर वो उस हाई प्रोफाइल वकील टैनर बोल्ट को हायर करता है। यहाँ तक आते आते दर्शक भी लगभग मान चुका होता है कि हाँ, निक ही दोषी है। लेकिन फिर कहानी एक ऐसा यू टर्न लेती है कि सब कुछ हिल जाता है। ये फिल्म के सबसे शानदार मोमेंट्स में से एक है। हमें पता चलता है कि एमी जिंदा है और भाग रही है। एग्जैक्टली। ये ट्विस्ट सिर्फ चौंकाता नहीं है, ये पूरी कहानी के मायने ही बदल देता है। एमी का वो वॉइस ओवर याद है,
मैं अब बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं मर गई हूँ। हाँ, ये सिर्फ भागना नहीं था, ये एक पूरी सोची समझी बहुत ही डिटेल प्लानिंग थी। और कितनी बारीकी से प्लान किया था। महीनों तक नकली डायरी एंट्रीज लिखना, सोचिए जरा। खुद को चोट पहुंचाना ताकि क्राइम सीन असली लगे, नकली प्रेगनेंसी का ड्रामा करना, वो ट्रेजर हंट के सुराग इस तरह छोड़ना कि सारा शक निक पे जाए। ये सब क्यों? बदला, निक के अफेयर का बदला। उसकी प्लानिंग ये थी कि निक को उसकी हत्या के जुर्म में मौत की सजा मिले और फिर वो खुद हमेशा के लिए गायब हो जाएं, शायद आत्महत्या कर ले। बाप रे। ये बदला लेने की एक बहुत ही डार्क और डिस्टर्बिंग तस्वीर है। दिखाता है कि जब प्यार नफरत में बदलता है तो कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन एमी की इस परफेक्ट प्लानिंग में भी एक पैच आता है। हाँ, जब वो भाग रही होती है भेष बदलकर, एक मोटल में छिपती है, तो वहां जेफ और ग्रेटा नाम के लोग उसे लूट लेते हैं। सारे पैसे चले जाते हैं। हाँ, अब वो अकेली है बिना पैसों के। कहानी यहाँ थोड़ी और उलझती है। फिर वो मदद किससे मांगती है? डीजी कॉलिंग से, वही अमीर एक्स बॉयफ्रेंड जिसके बारे में उसने पहले निक को बताया था कि वो उसे स्टॉक करता है, उसे हैरेस करता है। अच्छा, हाँ। अब उसी के पास पनाह लेती है। विडंबना देखिए। डेजी उससे अपने बड़े से लेक हाउस में ले जाता है। ऊपर से सब ठीक लगता है, पर जल्दी ही एमी को लगता है कि डेजी भी बहुत कंट्रोलिंग है। मतलब एक जाल से निकलकर जैसे दूसरे में फंस गए। और उधर निक और उसका वकील टैनर बोल्ट अब शक करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि शायद एमी ने ही ये सब रचाया है। वो ट्रेजर हंट के सुरागों को फिर से देखते हैं, पर इस बार एक अलग नजरिए से। हाँ, और आखिरी सुराग उन्हें कहाँ ले जाता है? निक की बहन मार्गो का जो बार है उसके पीछे एक वुड शेड में। और वहां क्या मिलता है? वो सारी महंगी चीजें जो निक के क्रेडिट कार्ड से खरीदी गई थी, जिसके बारे में निक ने कहा था उसे कुछ नहीं पता। एग्जैक्टली। ये पक्का सबूत था कि एमी ने उसे फ्रेम किया है। अब निक और टैनर के पास एक थ्योरी तो है, पर दुनिया को कैसे यकीन दिलाएं? एमी तो बेचारी पीड़ित बनी हुई है। यहीं पर टैनर बोल्ट की स्ट्रैटेजी काम आती है, मीडिया का इस्तेमाल करने की। हाँ, वो निक को सलाह देता है कि मीडिया का इस्तेमाल करो, ठीक वैसे ही जैसे एमी ने तुम्हारे खिलाफ किया था। और फिर आता है वो टीवी इंटरव्यू। हाँ, बहुत फेमस सीन है वो। निक कैमरे के सामने आता है, अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है, मतलब अफेयर के लिए, एमी के लिए अपने प्यार का इजहार करता है और उससे घर लौटने की अपील करता है। अब ये कितना असली था और कितना एक्टिंग, ये कहना मुश्किल है। बिल्कुल, ये एक सोचा समझा कदम था। ये इंटरव्यू सीधे एमी के लिए था। टैनर और निक जानते थे कि एमी की जो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी है वो इसे देखेगी और शायद रिएक्ट करेगी। वो एमी के मनोविज्ञान पर खेल रहे थे। हाँ, उसकी वो परफेक्ट कपल वाली इमेज को फिर से पाने की इच्छा पर। और ये दांव चल गया। डेजी के घर में टीवी पर निक का इंटरव्यू देखकर एमी का इरादा बदल जाता है। निक ने वो सही स्क्रिप्ट पढ़ी जो एमी सुनना चाहती थी। उसने वो रोल निभाया जो एमी उससे चाहती थी। तो एमी अपना प्लान एक बार फिर बदल देती है। वो फैसला करती है कि वो वापस जाएगी, लेकिन पहले उसे डेजी से छुटकारा पाना है। और वो ये बहुत ही ठंडे दिमाग से और बेरहमी से करती है। वो डेजी को सिड्यूस करती है और फिर बॉक्स कटर से उसकी हत्या कर देती है। ओह। फिर खुद को घायल करती है ताकि ये लगे कि उसने आत्मरक्षा में ऐसा किया। ये दिखाता है कि उसकी प्लानिंग किस हद तक जा सकती है और उसमें नैतिकता का कोई भाव नहीं है। और फिर होती है उसकी वो ग्रैंड वापसी। बिल्कुल, खून से लथपथ, मीडिया के कैमरों के सामने सीधे निक की बाहों में गिरती है। कहानी कि डेजी ने उसे अगवा किया था, बंदी बनाया था, और उसने किसी तरह बचकर आत्मरक्षा में उसे मार दिया। और रातों रात कहानी फिर पलट जाती है। एमी अब विक्टिम है, हीरोइन है, सर्वाइवर है। दुनिया उसकी कहानी पर यकीन कर लेती है। डिटेक्टिव बोनी को अब भी शक है। हाँ, उन्हें है, लेकिन सबूत तो एमी के फेवर में है। हाँ। निक सच जानता है, पर वो बुरी तरह फंस चुका है। वो दुनिया के सामने एमी को झूठा कैसे साबित करेगा? कोई यकीन नहीं करेगा। घर के अंदर जब कैमरे बंद होते हैं, निक एमी से भिड़ता है। हाँ। और एमी बिना किसी अफसोस के सब मान लेती है। वो निक को बताती है कि वो वापस क्यों आई, क्योंकि उसने टीवी पर सही रोल निभाया। उसका वो डायलॉग याद है, हम पार्टनर हैं, यही शादी है। कितना डरावना है ये शादी की एक बहुत ही ट्विस्टेड परिभाषा है। हाँ। जिसमें प्यार नहीं है, समझ नहीं है, सिर्फ कंट्रोल है और दिखावा है। निक उससे नफरत करता है, उसे छोड़ना चाहता है, लेकिन एमी के पास एक आखिरी चाल बाकी है। हाँ, वो आखिरी चाल। एमी बताती है कि उसने डेजी के स्टोर किए हुए सीमेन से खुद को आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कर लिया है। वो प्रेग्नेंट है, निक के बच्चे की मां बनने वाली है। और इसके साथ ही निक पूरी तरह से ट्रैप हो जाता है। बिल्कुल। अब अगर वो एमी को छोड़ता है तो दुनिया की नजर में वो क्या बनेगा? एक राक्षस? वो आदमी जिसने अपनी किडनैप हुई, टॉर्चर हुई और अब प्रेग्नेंट पत्नी को छोड़ दिया?
उसकी पब्लिक इमेज जो उसने अभी अभी सुधारी थी वो फिर से बर्बाद हो जाएगी। तो वो रुक जाता है, उसे रुकना पड़ता है। फिल्म के आखिर में हम उन्हें फिर से टीवी इंटरव्यू में देखते हैं, मुस्कुराता हुआ परफेक्ट कपल। लेकिन अब हमें पता है उस मुस्कान के पीछे क्या छिपा है। हाँ। फिल्म उसी शुरुआती शॉट पर लौटती है। निक एमी के सिर को सहला रहा है, लेकिन उसका वो पहला वॉइस ओवर अब एक अलग ही मतलब रखता है। हमने एक दूसरे के साथ क्या कर दिया है, हम क्या करेंगे। इस बार उसकी आवाज में कंफ्यूजन नहीं बल्कि डर है, खौफ। ये अंत कोई सुकून नहीं देता, बल्कि एक बेचैनी छोड़ जाता है। एमी एक तरह से जीत जाती है, पर यह जीत कितनी खोखली है। निक एक ऐसी शादी में कैद हो गया है जो पूरी तरह झूठ, डर और दिखावे पर टिकी है। तो अगर हम इस पूरी कहानी के गहरे मतलबों पर नजर डालें, हाँ। तो ये फिल्म कई लेवल पर बात करती है। सबसे पहले तो धोखा, पर्सनल रिश्तों में धोखा, और बड़े लेवल पर भी कैसे लोग अपनी मर्जी की कहानी बनाने के लिए सच को तोड़ मरोड़ सकते हैं। बिल्कुल। और दूसरा बड़ा थीम है मीडिया मैनिपुलेशन का। फिल्म दिखाती है कि आज के जमाने में मीडिया कैसे नैरेटिव बनाता है, कैसे सनसनीखेज खबरें सच्चाई पर भारी पड़ जाती हैं और पब्लिक ओपिनियन कितनी आसानी से बदली जा सकती है। अमेजिंग एमी की इमेज और निक की मुस्कुराते हुए पति वाली इमेज, ये दोनों इसके परफेक्ट उदाहरण हैं। सही बात है। तीसरा अहम पहलू है शादी का एक परफॉर्मेंस की तरह होना। निक और एमी का रिश्ता बाहर से कितना परफेक्ट लगता था, पर अंदर से खोखला था। फिल्म ये सवाल भी उठाती है कि क्या कई रिश्ते सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए निभाए जाते हैं? वो परफेक्ट कपल बने रहने का प्रेशर कितना रियल होता है? और चौथा, साइकोलॉजिकल कंट्रोल। एमी अपनी इंटेलिजेंस और प्लानिंग से पूरी सिचुएशन को कंट्रोल करती है। वो सिर्फ निक को ही नहीं, बल्कि पुलिस, मीडिया, पब्लिक सबको अपने जाल में फंसा लेती है। ये पावर डायनामिक्स और मानसिक शोषण का एक बहुत ही डरावना चित्रण है। पहचान का सवाल भी है। असली एमी कौन है, असली निक कौन है, क्या वो खुद भी जानते हैं? गहरा सवाल है। अंत में सच ही है जो सबसे बड़ा शिकार बनता है। निक और एमी के रिश्ते का सच, डेजी की मौत का सच, सब कुछ धारणाओं और दिखावे के नीचे दब जाता है। शायद फिल्म यही कहना चाहती है कि सच उतना सीधा और सादा नहीं होता जितना हम सोचते हैं, खासकर जब उसमें इमोशंस और एजेंडा शामिल हो जाएं। बिल्कुल। गॉन गर्ल सिर्फ एक थ्रिलर मूवी नहीं है, ये मॉडर्न रिश्तों, मीडिया कल्चर और सच्चाई की बदलती परिभाषा पर एक बहुत ही असहज करने वाली टिप्पणी है। ये दिखाती है कि कैसे प्यार और जुनून आसानी से ऑब्सेशन और बर्बादी में बदल सकते हैं। इसने वाकई सोचने पे मजबूर कर दिया है, और शायद यही इस चर्चा का मकसद भी था। हाँ, बिल्कुल। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। इस पूरी कहानी को देखने समझने के बाद मन में ये सवाल उठता है कि क्या हम वाकई किसी दूसरे इंसान को पूरी तरह से जान सकते हैं, या हम सब कहीं ना कहीं अपनी जिंदगियों में बस किरदार निभा रहे हैं, दूसरों को वो दिखा रहे हैं जो वो देखना चाहते हैं। हमारी जो पब्लिक इमेज है वो हमारी निजी सच्चाई को कितना बनाती है या कितना छुपा लेती है, इस पे जरूर सोचिएगा।